राइज एंड शाइन क्लास 9 के बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी एस चांद बुक का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों, ये वीडियो 1 है। इसके बाद भी और वीडियोस आने वाले हैं इस चैप्टर के। और इस वाले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टोटल क्वेश्चन नंबर 1 to 47 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। इसके साथ ही अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अमेजोन का लिंक चेकआउट कर सकते हैं और घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया रीचेज अ हाइट ऑफ। तो जो रेडवुड ट्री है कैलिफोर्निया में, वो कितने हाइट तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं रेडवुड ट्री के बारे में बात करूं, जिसको कि हम सीक्वोया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सी कोयास। ओके, तो ये कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं और जो इनकी मैक्सिमम जो हाइट होती है वो 100 मीटर हाइट तक हो सकती है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा यहाँ पे 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन। तो देखिए, हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जहाँ पे फ्योना एंड फ्लोरा दोनों मिलते हैं। तो हॉट स्पॉट वो एरिया होता है अर्थ का दैट कंटेन मैनी एंड एंडेमिक स्पीशीज। तो एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, जो कि आपके खतरे के निशान पर हैं। Are plant and animal species that are found in a particular geographical region and nowhere else in the world। मतलब एंडेमिक स्पीशीज वह होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं वर्ल्ड के, और कहीं पर भी नहीं मिलते। तो हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन, तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ अर्थ दैट कंटेन मैनी एंडेमिक स्पीशीज। तो बिल्कुल यही सही जवाब हो जाएगा। वो एरिया अर्थ का जहाँ पे काफी ज्यादा एंडेमिक स्पीश मिलती है, कि उसी एरिया में मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी। तो ए वाला जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन। तो मतलब जो रेंज है, ये आपका रेंज है यहाँ पर। द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन। तो देखिए, अभी 8% हमको स्पीशीज के बारे में पता है। अभी भी वर्ल्ड की 92% स्पीशीज के बारे में हम लोग नहीं जानते, ये स्टिल अनएक्सप्लोर्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज के बारे में जिनके बारे में हम जानते हैं, उसकी जो रेंज है वो है आपकी यहाँ पे 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म। तो 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन का मतलब हिंदी में होता है 10 लाख। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि 1 मिलियन का मतलब क्या है। तो जो रेंज है वो है 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। द साइंस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जो साइंस है जहाँ पर कि हम ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं, वो क्या है, इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बोला जाता है, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी एक बायोलॉजिकल साइंस है विच डील्स विद दी आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या आता है, आप आइडेंटिफाई करते हो स्पीशीज को, उसके बाद उसका नाम रखते हो, नोमेनक्लेचर करते हैं उनका, हम लोग उनका नाम रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लासिफाई करते हैं, क्या करते हैं, देन वी डू क्लासिफिकेशन उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पर। तो इसको क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है उनका नाम है लिनेयस। इन्होंने 1753 में एक बुक लिखी थी, बुक स्पीशीज प्लांटेरम। तो बायोनॉमिकल जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर होता है एवरी ऑर्गेनिजम्स का, उनके प्रॉपर नाम रखे जाते हैं। फर्स्ट उसके जीनस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट नेम होता है वो जीनस होता है, और जो सेकंड नेम होता है वो स्पीशीज का यूनिक नेम होता है। जीनस में क्या आता है, सिमिलर टू अ पर्सन सरनेम, जेनेरिक नेम।
ठीक है। और कैपिटल लेटर में इसका फर्स्ट लेटर होता है, और जो सेकंड होता है वो स्पीशीज का यूनिक नेम होता है। तो पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस आता है, और फिर स्पीशीज आती है। तो फोर्थ का जो एकदम सही आंसर है वो है टेक्सोनॉमी। द साइंस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमी। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इवॉल्व बाय द लिनेनियस, जो कि हमने भी बात की थी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमीज लिनेनियस। तो जो द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इवॉल्व बाय द लिनेनियस इज मोनोनोमियल, वर्नाकुलर, बायनोमियल। आपने देखा कि ये कैसा है, दिस इज बायनोमियल, क्योंकि पहले जीनस का नाम आता है, पहले किसका नाम आता है, जीनस का, फिर क्या आता है, स्पीशीज आता है। तो बायनोमियल है, टू, बाय मतलब टू, तो सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड। तो पहला जीनस, दूसरा स्पीशीज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा कि फर्स्ट जीनस होता है फिर स्पीशीज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इन बायनोमियल नेम विच इज रिटन इन कैपिटल। तो जो जीनस का जो फर्स्ट आता है अल्फाबेट वो आपका कैपिटल आता है। तो फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ जेनेरिक नेम, तो दिस इज गोइंग टू बी जेनेरिक नेम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरिक नेम। फिर ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, होमो मतलब जेनेरिक नेम, सेपियंस, होमो सेपियंस किसका, ह्यूमंस का, बाया ये यहाँ पर नेम है। तो यहाँ पर होमो क्या हो गया, जेनेरिक हो गया, सेपियंस क्या हो जाएगा, स्पीशीज नेम हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं पहले जीनस यानी जेनेरिक नेम आता है, फिर स्पीशीज का आता है, तो यहाँ पे स्पीशीज नेम हो जाएगा। तो 8 का ए आंसर ठीक होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ पे who has divided prokaryotic monera into the archaea and eubacteria। तो देखिए दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक माने प्रिमिटिव सेल, यूकैरियोटिक माने उसके उससे बने हुए सेल, प्रोकैरियोटिक से बने हुए सेल। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। तो यहाँ बोला है हु हैड डिवाइडेड प्रोकैरियोटिक मोनेरा इनटू द आर्किया एंड द यूकेबैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो आपके हुज है, ठीक है, कौन है, हुज, इन्होंने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे डिवाइड किया था प्रोकैरियोटिक को इनटू आर्किया एंड दी यूबैक्टीरिया। तो पार्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रोकैरियोटिक को दो ग्रुप में डिवाइड किया था पास्ट में। आप जब पुरानी बातें करते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने प्रोकैरियोटिक को डिवाइड किया था। तो प्रोकैरियोटिक का डिवीजन हुआ था 1970 में। कब हुआ था, 1917 में प्रोकैरियोटिक का डिवीजन हुआ था। तो यहाँ पर दो में किया गया था, एक तो किस में किया गया था, एक तो आर्के में किया गया था जैसे कि दिया हुआ है, दूसरा किया था यूबैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये जो 1917 में किया था ये कार्ल हुज ने किया था एंड जॉर्ज फॉक्स ने किया था। तो यहाँ पे जॉर्ज फॉक्स तो दे नहीं रखा, हुज दे रखा है, जो कि पूरा नाम है कार्ल हुज। तो 9th का सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, द यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटोसिस्टा वॉज क्रिएटेड बाय। जो यूकैरियोटिक किंगडम है प्रोटोसिस्टा, वो किसने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने प्रोटोसिस्टा की जगह प्रोसिस्टा बोलते हैं। तो एक तो हमारे केबी स्वाच खट्स हैं, देखिए कौन है, केबी स्वाच वर्ड्स, ठीक है, और दूसरे हैं आपके लाइन मार्ग्यूलिस एंड एम डोलन। in which year, 1994 में। they the cell of all protista basically originally formed by the bacterial symbiosis। जो भी सेल्स बनती हैं आपकी प्रोटोसिस्टा की, वो आपकी बैक्टीरियल सिम्बायोसिस के थ्रू बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, विटेकर दे रखा है, तो देखिए विटेकर तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। उसके बाद हुज दे रखा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट इन ऑप्शन। फिर है मार्ग्यूलिट्स एंड स्वार्ट्स। तो ऑप्शन सी 10 का एकदम ठीक होने वाला है, ये हो जाएगा मार्ग्यूलिस एंड स्वार्ट्स। दे क्रिएटेड दी यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटोसिस्टा। फिर 11th के बारे में बात करते हैं, हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। कि जो इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है
वो किसने प्रपोज किया। तो देखिए अगर मैं एरिस्टोटल की बात करूं तो ही इज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी बायोलॉजिकल सिस्टमेटिकली। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने बायोलॉजी को सिस्टमेटिकली पढ़ने के लिए बनाया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं थियोफ्रेटस, तो ये फादर ऑफ बॉटनी है। ये कौन है? ही इज द फादर ऑफ बॉटनी। डार्विन के बारे में बात करूं तो इन्होंने डार्विनिज्म थ्योरी दी है। डार्विन ने क्या दिया है? डार्विनिज्म थ्योरी दे रखी है। और इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बात किया है। तो सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और लिनेनियस को तो हम जानते हैं कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी ये है। तो फादर ऑफ इवोल्यूशन या फिर जो कहे कि किसने कंसेप्ट दिया है, तो डार्विन ने दिया है। उसके बाद 12th की बात करते हैं। फाइलोजेनी स्टडी। अब जो फाइलोजेनी है वो किस चीज की स्टडी है, तो यहाँ पर हमको ये बताना है। तो देखिए ये फाइलोजेनी है, ये इवोल्यूशन की स्टडी है, इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज की स्टडी है। तो यहाँ पर 12th का आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दिस इज द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर एमसीक्यू के। इस वीडियो में हम लोग टोटल 47 करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 है। द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। जो साइंस है क्लासिफिकेशन की, उसको क्या हम कहते हैं? तो अभी हमने बात किया जो साइंस है क्लासिफिकेशन की, उसको हम टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो 13 का बी यहाँ पर आंसर एकदम ठीक हो जाएगा, टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या है। जो डेमोग्राफी है वो क्या होता है? इट इज द चेंजिंग नंबर ऑफ बर्थ, डेथ, डिसीज एटसेट्रा इन अ कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द साइंटिस्ट स्टडी ऑफ दीज चेंजेस, कि कितनी डेथ हो रही है और कितने बर्थ हो रहे हैं हर साल और किस तरह से चेंज हो रहा है, उसको बोला जाता है। टेक्सोनॉमी को सिंगुलरली हम टेक्सोन कहते हैं, प्लूरली टेक्सा बोला जाता है। ये साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहलाता है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ पर आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर 14th आता है क्लास इज कैटेगरी बिटवीन। जो क्लास है वो किस तरह की कैटेगरी है? फाइलम एंड ऑर्डर है, किंगडम एंड फाइलम है, ऑर्डर एंड फैमिली है, और फैमिली एंड जीनस है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो सही आंसर है वो है फाइलम एंड ऑर्डर। जो क्लास है उसके अंदर फाइलम एंड ऑर्डर आता है। तो 14 का आपका ए वाला आंसर यहाँ पर ठीक होने वाला है। फिर आता है 15 टैक्सा डिफर है टेक्सोन से किस तरह से? तो जैसा कि मैंने अभी अभी भी बताया था ऊपर जब हम बात कर रहे थे, जो टैक्सा है ये प्लूरल वर्ड है, मैनी के लिए यूज होता है। और जो टेक्सोन है वो सिंगुलर वर्ड है। तो यहाँ पर यही डिफरेंस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा। तो 15 का देख लेते हैं। दिस बीइंग इज अ हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरी देन टेक्सोन, नो। दिस बीइंग द लोअर टेक्सोनॉमी कैटेगरी, नो। दिस बीइंग द सिंगुलर ऑफ टेक्सोन, यस टेक्सा इज सिंगुलर ऑफ टेक्सोन। तो 15 का सी वाला ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। उसके बाद 16 के बारे में बात करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। बेसिकली जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? तो वो हम स्पीशीज के बेसिस पे करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो हमको मिल रही है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है? एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है और हर स्टेप में रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरी को। दिस इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो किंगडम के बाद क्या आता है? किंगडम के बाद आपका फाइलम आता है। किंगडम के बाद क्या आता है? फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, उसके बाद फैमिली आता है, उसके बाद जीनस आता है, उसके बाद स्पीशीज आती है। तो जो लोएस्ट रैंक है यहाँ पे वो स्पीशीज है और वही आपका बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 17 के बारे में। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे भी सॉल्यूशन मैं आपको दे सकती हूँ उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको बता दूंगी। साथ में अगर आपको एप्रिसिएशन करना है वीडियो का तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। 17 के बारे में बात करते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर फ्रीली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। जो सिमिलर एक ग्रुप जिसमें सिमिलर ऑर्गेनिज्म है आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब कि बच्चे पैदा कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पीशीज, जेनेरा, फैमिली और क्लास। एक ही स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म है आपस में बच्चे इंटरब्रीड कर सकते हैं, माने कि अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ ठीक हो जाएगा। फिर 18 के बारे में बात करते हैं। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा।
जिनके जिनेरा सेम होते हैं, रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, विच स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी, लेकिन उनके अंदर सिमिलैरिटी कम है एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज कॉन्स्टिट्यूट। तो उसको क्या कहते हैं? तो बेटा जो एक ही जिनेरा से रिलेट करते हैं और उनमें सिमिलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है टू द जीनस एंड स्पीशीज कॉन्स्टिट्यूट, जितना कि जीनस और स्पीशीज में होता है, उसको हम कहते हैं फैमिली। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फैमिली, एक ही फैमिली से बोलते हैं। जैसे कैट और लॉयन एक ही फैमिली से हैं, राइट? तो उनमें इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, तो इसको बोलते हैं। फिर 19 के बारे में बात करते हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक इज कॉल्ड। देखिए, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सॉइल के बारे में बात करूँ तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटीन पड़ा हुआ होता है जो बाद में क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है। तो कहाँ होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। उसको न्यूक्लियस नहीं बोला जाता, उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। उस रीजन को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। तो ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। द एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन। देखिए, जो दालों के पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस पौधे जो होते हैं, उनके नोट्स में नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो कि नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर एज नाइट्रेट्स के फॉर्म में फिक्स करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज फाउंड इन मोनेराज ओनली। दिस इज फाउंड इन द मोनेराज ओनली। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, तो अब हमको और भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी तक तो बड़े आसान क्वेश्चन थे। अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 21, अमीबा बिलोंग्स टू किंगडम। जो अमीबा है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, ये चीज हमको देखनी है। तो देखिए, इसके लिए जान लेते हैं कि मेनली हम लोग 5 किंगडम्स के बारे में बात करते हैं। हम कितने किंगडम्स को जानते हैं? यहाँ पर इस चैप्टर में 5 किंगडम्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जो किंगडम है वो है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा में क्या आते हैं? जनरली हम प्रोकैरियोटिक्स के बारे में यहाँ बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? प्रोकैरियोटिक्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएगा, सबसे पहले यही आए थे। ठीक है, जब इवोल्यूशन हुआ था एनिमल्स और प्लांट्स का, तो सबसे पहले बैक्टीरिया आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? प्रोटिस्टा के बारे में। ये आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं, माने कि किससे बने हैं? प्रोकैरियोटिक्स के बाद इवॉल्व होके आए हैं। और यहाँ पर आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं प्रोटिस्टा में। लेकिन एक खास बात ये है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही यूनिसेलुलर है। कैसे हैं? बोथ आर यूनिसेलुलर। इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड किंगडम के बारे में। तो अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरी आती हैं। पहला है आपका, तो यहाँ पे जो 2 कैटेगरी है वो है विद सेल वॉल। विद सेल वॉल, मल्टी सेलुलर है और विद सेल वॉल है। तो इसमें थर्ड नंबर में आता है, क्योंकि फर्स्ट 2 हमने बात कर दी जो सिंगल सेल में आते हैं। ये पहला है फंजाई। तो यहाँ पे जो नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं, और विद सेल वॉल होते हैं। विद सेल वॉल फोर्थ आता है आपका प्लांटे। प्लांटे में जितने भी आपके फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स होते हैं वो आते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्लांट आते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक है। फिर विदाउट सेल वॉल आता है यहाँ पे, विदाउट सेल वॉल, तो वो आता है एनिमीलिया। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे। तो फिर तो 5 मेन किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है। उसके बाद विद सेल वॉल थर्ड आता है फंजाई जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक है। फिर आता है प्लांटे जिसमें सारे प्लांट आते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर फिफ्थ आता है विदाउट सेल वॉल एनिमीलिया जिसमें कि एनिमल्स आते हैं। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अमीबा बिलोंग्स टू द किंगडम। अमीबा किस किंगडम से बिलोंग करता है? तो अमीबा कैसा है? यूनिसेलुलर है। पहली बात तो कैसा है? यूनिसेलुलर है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ होता है इसके अंदर। तो मोनेरा तो नहीं होगा कि मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, बैक्टीरियाज आते हैं। तो ये जो है वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करेगा। सो प्रोटिस्टा आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर बट कैन आल्सो फाउंड एज अ कॉलोनी सेल। Most protista live in water,
डैम्प टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट और इवन एज अ पैरासाइट। तो जो सही आंसर आएगा वो आएगा प्रोटिस्टा। होपफुली समझ में आ गया होगा कि मोनेरा क्यों नहीं है, फंजाई क्यों नहीं है, एनिमेलिया क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, फंजाई रिजेंबल एनिमल इज हैविंग। तो फंजाई देखिए किसमें है, फंजाई आपका इधर आएगा विद सेल वॉल, माइसीलियम, काइटिन और ग्लाइकोजन, या फिर बोथ बी एंड सी। तो जो फंजाई रिजेंबल करता है इन दी एनिमल हैविंग बोथ काइटिन एंड ग्लाइकोजन, क्योंकि मैं यहाँ पे 5 किंगडम्स के बारे में ऑलरेडी ही बात कर चुकी हूँ। अगर मैं माइसेलियम की बात करूँ तो ये क्या है, ये वेजिटेटिव प्लांट की वेजिटेटिव ब्रांच है। कैसा है, दिस इज दी प्लांट वेजिटेटिव ब्रांच जो कि फंजाई जैसा होता है। फिर काइटिन की बात करूं तो ये एक तरह से क्या है, दिस इज अ पॉलीमर। ये किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज के लॉन्ग चेन बनाता है, जिसको कि हम, ये पॉलीमर है NAG का, किसका है, NAG का पॉलीमर है। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है ये, जो कि ग्लूकोज के लॉन्ग चेन्स बना रहा है। ये फंगस में पाया जाता है, तो फंगस में पाया जाता है काइटिन्स। उसके बाद ग्लाइकोजन की बात करूं तो ये भी क्या है, ये जब हम ग्लूकोज को स्टोर होता है ना प्लांट के अंदर, तो इस ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा किस में मिलता है, ये फंगस एनिमल के अंदर लीवर मसल के अंदर मिलता है, ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो 22 का जो आने वाला है वो आएगा बोथ BNC, कि काइटिन के अंदर, काइटिन फंजाई के अंदर मिलता है और ग्लाइकोजन के अंदर भी मिलता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में हम लोग बात करते हैं। अ प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स इज टर्म्ड एज। तो देखिए प्लांटे के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया था। तो प्लांटे भी एक्चुअली दो टाइप के हम यहाँ पर बता सकते हैं। एक तो नॉन डिफरेंशिएटेड, जहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं रूट को, स्टेम को और लीव्स को, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है। एक वो जहाँ पे डिफरेंशिएट होता है रूट, लीफ एंड स्टेम, मतलब कि जहाँ पे रूट, लीफ एंड स्टेम नहीं दिखता ऐसा प्लांट, और जहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है रूट, लीफ और स्टेम, एक ऐसा प्लांट। तो जो नॉन डिफरेंशिएटेड होते हैं उसको बोलते हैं थैलस। क्या बोलते हैं, थैलस। थैलस बॉडी होती है इनकी। तो ये जनरली आपके क्या कहलाते हैं, थैलोफाइटा। क्या कहलाते हैं, थैलोफाइटा। जो जनरली आपके कैसे होते हैं, एक्वाटिक प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वाटिक प्लांट होते हैं। तो प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएट इनटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर टर्म्ड एज थैलस। क्या कहलाती है वो, थैलस। ठीक है, फिर आता है ऑप्शन A ठीक हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रोपिक थैलोफाइटा आर कॉल्ड। जो आपके कैसे हैं, जिनमें क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ऑटोट्रोपिक है माने कि अपना खाना खुद से बना सकते हैं, ऑटोट्रोपिक है। एंड कैसे हैं, थैलोफाइटा हैं, क्या कहलाते हैं, दे आर एल्गे, दे आर लाइकेन, दे आर फंजाई एंड और दे आर ब्रायोफाइटा। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने बताया ना, सम प्लांट्स आर थैलस माने अनडिफरेंशिएटेड, जिसमें कि आप रूट, स्टेम ऑफ लीव्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। एंड तो इसमें क्या आता है, प्लांट आर कॉल्ड द एल्गे डिवीजन, जो कि जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए दे आर ऑटोट्रोपिक। थैलोफाइट मतलब रूट, स्टेम और लीव्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो वो एल्गे होते हैं। क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड दी एल्गे। तो एल्गे यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, जो कि कॉलोनी के तौर पे मिलते हैं, सिंगल सेल होते हैं। तो रूट और लीव, जैसे काई आप बोलते हैं ना, उसको हम, इसको बोला जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, द कंपाउंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ एल्गे एंड फंजाई आर। तो ऐसे प्लांट जिसमें कि एल्गे भी होता है और क्या होता है, और फंजाई भी होता है, उसको हम दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, हमको ये चीज यहाँ पर बतानी है। तो देखिए क्या होता है, ऑप्शन 1 में हमको क्या दे रखा है, एल्गे, कि एल्गे और फंजाई दोनों मिलके बने हैं, है ना। तो एल्गे तो नाम उसको नहीं दिया जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि एल्गे जो है वो यूकैरियोटिक है, फोटोसिंथेटिक है, और जो कि फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, तो फिर दूसरा बात करते हैं ब्रायोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइटा है ये एक्चुअली थैलस से आया है। किससे आया है, नॉन थैलस से आया हुआ है।
अगर मैंने बताया ना कि एक तो थैलस होता है आपके प्लांट में, प्लांट किंगडम में, प्लांटेम में, तो जिसमें कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते रूट, लीफ और स्टेम को। दूसरा क्या होता है, नॉन थैलस होता है। दूसरा क्या होता है, नॉन थैलस होता है, जिसमें कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्लांट को रूट, लीफ एंड स्टेम में। इसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। पहला आता है ब्रायोफाइटा। पहला क्या आता है, ब्रायोफाइटा। ये कैसे होते हैं, ये वस्कुलर टिश्यू होते हैं। वस्कुलर टिश्यू का मतलब जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दे आर वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। तो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम नहीं दिखते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि एम्फीबियन है, जो कि लैंड पे भी रह लेते हैं और वाटर में भी रह लेते हैं। दूसरे हैं आपके टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स ये कैसे होते हैं, इनमें आपका वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट माने कि जाइलम फाइलम होते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है फेनिरोगैम्स। फेनिरोगैम्स तो ये कैसे होते हैं, ये शीड बियर फ्लावर्स होते हैं, जिनमें फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, शीड होता है, शीड बियर फ्लावर्स होते हैं। और गैमेट्स विजिबल होते हैं, माने मेल और फीमेल के जो ऑर्गन्स हैं वो विजिबल होते हैं। तो ये भी 2 तरह के होते हैं आपके इधर भी। एक होता है जिम्नोस्पर्म, जिसमें कि शीड नेकेड होता है, और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म, जिसमें कि 2 तरह के शीड होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। देखिए मोनोकॉट जैसे कि चावल है, उसको आप 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते, उसके बीच को, तो मोनोकॉट हो गया। मटर है, उसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, तो वो एंजियो स्पर्म हो गया। एंजियोस्पर्म हो गया, वो भी कौन सा वाला, डाइकॉट वाला। तो यहाँ पे पूछा गया था कि एल्गे फंजाई को कॉमनली हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे एंजियो और क्या बोला है मैंने, यहाँ पर हम एल्गे फंजाई को, दोनों को कॉमनली हम लोग क्या बोलेंगे, हमको यहाँ पर ये बताना है। तो अब ब्रायोफाइटा के बारे में बात किया, तो जनरली कैसे होते हैं, नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं, माने कि जाइलम और फाइलम दोनों नहीं होते हैं। और ये इसमें जनरली एग्जाम्पल में मोसेस आते हैं, क्या आते हैं, मोसेस आते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी है टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट क्या होते हैं, जिनमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मतलब जाइलम फाइलम दोनों होते हैं। एंड ये शीडलेस होते हैं। कैसे होते हैं, दे आर शीडलेस प्लांट, दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द स्पोर्स। ये स्पोर्स के हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज क्रिप्टोगेम्स। क्या कहलाते हैं, जनरली क्रिप्टोगेम्स भी कहलाते हैं। क्रिप्टो माने होता है हिडन। तो इनमें कैसे होते हैं, गैमेट जो होते हैं हिडन होते हैं, दिखाई नहीं देते, तो ये भी नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन आता है लाइकेन, जो एकदम सही ऑप्शन है। तो एल्गियो फंजाई मिलकर क्या बनाते हैं, दे कंपाउंड प्लांट बनाते हैं, जिसको लाइकेन कहते हैं। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बने हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, जहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रहते हैं, ठीक है, कंप्लीट यूनिट बनाते हैं। तो जो एल्गे है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और जो फंजाई है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन वाटर और वाटर का और जो मिनरल्स है उसको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसको हम लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन प्लांट नहीं होते हैं, लेकिन वो बिहेव करते हैं प्लांट के जैसा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन लाइकेन आएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। को मैंने अभी बताया कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, साथ में वस्कुलर मतलब जाइलम एंड फाइलम दोनों होते हैं। और ये क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है इनके अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, हिडन होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा टेरिडोफाइट, पी यहाँ पे साइलेंट है। तो 26 का जो सी है वो सही हो जाएगा। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप बियर नेकेड शीट। तो मैंने बताया था जो नेकेड शीट जो बियर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, जिनके अंदर नेकेड शीड होते हैं, और जो किस में आते हैं, फेनेरोजेम्स में आते हैं। किस में आते हैं, फेनेरोजेम्स में। लेकिन यहाँ पे हमको दे रखा है जिम्नोस्पर्म, तो 27 का सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखो एक बार आप क्लास को लर्न कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पता चलने लगता है डिविजन्स, अगर आप लर्न कर लोगे किस तरह से उनको डिवाइड किया गया, तो आप आराम से हर आंसर का जवाब दे सकते हो। 28 है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन। जहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर का वो बिल्कुल अच्छे से दिखता है,
तो वहां पर देखिए एंजियोस्पर्म कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे तो नेकेड शीट होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर शीट होती है जो फ्लावर से फ्रूट बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका 28 का जो सी है एंजियोस्पर्म आएगा, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं फ्लावर के अंदर। तो ये तो हम क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ते हैं कि गैमेट्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फ्लावर इन, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर के अंदर, अभी अभी हमने बात किया, दैट इज एंजियोस्पर्म। तो सी वाला 28 का सी वाला आंसर आपका ठीक आ जाएगा। 29 के बारे में बात करते हैं। फाइलम मोलुस्का कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन कॉर्डेट। तो अब यहाँ पे जनरली यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है आपके फाइलम्स के बारे में, जो कि एनिमल्स के अंदर आता है। एनिमल्स के अंदर जो डिवीजन किया गया है वो जनरली किसके अंदर आता है, फाइलम्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो फाइलम मोलस्का है उसको किस तरह से डिस्टिंग्विश किया गया है फ्रॉम अदर नॉन कॉर्डेट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो चलिए ऑप्शन एक एक करके बात करते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है बायलैटरल सिमेट्री एंड एक्सोस्केलेटन। तो जो बायलैटरल सिमेट्री होता है और भी फाइलम में वो प्रेजेंट होता है, जैसे फिश है ना जिसको दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं बायलैटरल सिमेट्री से। एक्सोस्केलेटन होता है जैसे कॉकरोच है, उसके ऊपर का जो किटन होता है वो उसको बचाता है। तो ये तो औरों में भी होता है, ठीक है, सिर्फ फाइलम मोलस्का में भी होता है तो औरों में भी होता है। तो ये एकदम डिस्टिंग्विश फीचर नहीं है जिससे कि हम उसको अलग कर पाए। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। सेकंड है अ मेंटल एंड गिल्स। गिल्स जनरली किस में मिलते हैं, फिश में भी मिलते हैं और भी जगह पॉसिबल है। तो हम एकदम डिस्टिंग्विशली इसके बेसिस पे हम अलग नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी है शेल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडी। तो जो शेल है वो मोलस्का में भी होता है, ऑर्थोपॉड्स में भी होता है। जैसे ये शेल होता है ना स्नेल में, इस तरह से मोलस्का में भी होता है, ऑर्थोपॉड्स में भी होता है। तो इस बेसिस पे भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। फिर आता है अमेंटल। तो जो मेंटल है वो डिस्टिंग्विश फीचर है मोलस्का का, विच कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर नॉन कोर्डेटा। और ऐसी नॉन सेगमेंटेड बॉडी भी होता है इनका। तो एकदम यहाँ पर जो नॉन सेगमेंटेड बॉडी है, डिस्टिंक्ट हेड होता है, साथ में विसरल हैम्प भी होता है। तो एकदम सही फीचर है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द फाइलम ऑफ सेडेंटरी एनिमल इज। तो सेडेंटरी एनिमल्स क्या होते हैं, सेडेंटरी का मतलब होता है आलसी, माने जिसको ऐसे एनिमल जिनको चलना फिरना पसंद नहीं होता, ज्यादा चलते फिरते नहीं है, उनको हम सेडेंटरी एनिमल्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मोलस्का, फिर है एकिनोडर्मेटा, फिर है पॉरीफेरा। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो मोलस्का के बारे में बात करें तो ये इसका मोलस्का का जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल है आपका स्नेल। स्नेल जो होता है इस तरह से घोंगा जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब ये जो एनिमल है इसका जो बॉडी पार्ट है वो काफी सॉफ्ट है, कवर्ड विद द एक्सोस्केलेटन हार्ड शेल। इसमें हेड होता है और फुट भी होता है मूवमेंट के लिए। तो ये चलता है, लोकोमोशन करता है, तो इसको तो चलना पसंद है। तो मोलस्का तो है नहीं। फिर है एकेनोडर्मेटा। तो ये मेनली जो फाउंड होते हैं एकेनोडर्मेटा, ये एक्वेटिक हैबिटेट में होते हैं, पानी में होते हैं। और इनका वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है इनका, वाटर वस्कुलर सिस्टम, जिसमें पानी भर जाता है फिर ये आगे की तरफ मूव करते हैं। तो इनको भी चलना पसंद है, तो लोकोमोशन के लिए इनके अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी एकदम ठीक नहीं है। फिर आता है पॉरीफेरा। ये एक तरह के क्या है, स्पॉन्जेस। क्या है, स्पॉन्जेस। तो ये कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब क्या होता है, डू नॉट मूव, जो कि मूव नहीं करते। आपने गहरे पानी के अंदर देखा होगा समुद्र में कि इस तरह से शैवाल से होते हैं जो उससे फिक्स रहते हैं, वही पॉरीफेरा के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, द फाइलम ऑफ सेडेंटरी एनिमल। सेडेंटरी मतलब जो आलसी, चलना फिरना नहीं चाहते हैं। तो जो पॉरीफेरा होते हैं वो सेसाइल होते हैं, जो मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 31 के बारे में बात करते हैं। काइनोसाइट्स आर यूनिक टू। जो काइनोसाइट्स हैं वो किस तरह से यूनिक है, तो ये काइनोसाइट्स क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ सेल जिसमें क्या होता है, फ्लैगेलम होता है। क्या होता है, फ्लैगेलम होता है। आपने इस तरह से देखा होगा ना, दिस इज फ्लैगेलम। तो ये फ्लैगेलम होता है और इनके पास कॉलर भी होता है। क्या होता है, दे आर ऑल्सो हैविंग कॉलर।
तो यहाँ पे कॉलर पे क्या मिलते हैं, कॉलर पे माइक्रोविलाई मिलते हैं। क्या मिलते हैं इनके कॉलर पे, माइक्रोविलाई। तो ये सेल मिलके काइनोड्रम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, काइनो, दे आर मेक काइनोड्रम। अब हैविंग इनर लाइनिंग टू एंड कैनाल सिस्टम टू। तो देखिए मैं बना के दिखाती हूँ। ये इस तरह से आपका ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। ये न्यूक्लियस यहाँ पर, ये इसका कॉलर है, दिस इज कॉलर, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रोब्लाई होते हैं और नीचे फ्लैगेलम होते हैं। इससे अपने ये शिकार को पकड़ के खाते हैं। तो जो काइनोसाइट्स हैं वो यूनिक क्यों है, किससे यूनिक है? तो 31 का जो सही आंसर है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे पॉलीफेरा। क्या आ जाएगा, 31 का सही आंसर इज पॉलीफेरा। जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया भी था, पॉलीफेरा के अंदर जैसे कि आपके स्पॉन्जेस आते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 32। ये लिखा है निडेरिया, व्हाट इट इज रिटन, नाइडेरिया, सी यहाँ पे साइलेंट है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो जो नाइडेरिया है वो कैरेक्टराइज्ड बाय है कैसे? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से बात करते हैं। पहले है नीमेटोब्लास्ट। तो इनके क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। नीमेटोब्लास्ट के टेंटिकल्स होते हैं, जिसमें से ये अपने प्रे को पकड़ लेते हैं। टेंटिकल से क्या करते हैं, अपने शिकार को पकड़ लेते हैं थ्रू दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और ये थ्रेड से जो रिलीज करते हैं वो एक तरह का वेनम होता है, उसका नाम है हाइपोनोटॉक्सिन। एक तरह का वेनम है जो इनके प्रे के नर्वस सिस्टम को एकदम इफेक्ट करता है और वो वहीं के वहीं पड़ा की पड़ा रह जाता है। तो इस तरह से ये अपने प्रे को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर काइनिडेमेरा में जो आता है, ये तो नहीं आएगा। उसके बाद आता है, ये होता है काइनिडेमेरिया में एक्चुअली टेंटिकल्स होते हैं जो कि प्रे को पकड़ने में काम आते हैं। तो उसके बाद आता है दूसरा कॉलेन सीलेंट सीलेंटेरॉन। तो सीलेंट्रॉन क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ सीलेंट्रॉन जो होते हैं वो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी बनाते हैं। कैसी कैविटी बनाते हैं, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी बनाते हैं। तो जो सिलेंड्रिया, जो आपके साइनेंड्रियन, जो आपके नाइडेरियन होते हैं, इनका बेसिक करेक्टर होता है इट इज कैविटी प्रेजेंट एट द इंटेस्टिनल एरिया। इनके सिलेंट्रेटा इंटेस्टिनल एरिया में मिलता है, तो ये भी सही है। फिर आता है सी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नाइडेरियन होते हैं वो डायप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, दे आर डायप्लोब्लास्टिक। इसका मतलब होता है कि दो लेयर होंगे। एक लेयर होती है इनकी एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन नाइडेरियन के लिए ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 33 के बारे में बात करते हैं, टेप बॉम। टेप बॉम जनरली पेड़ का कीड़ा कीड़ा जिसको बोलते हैं, इज अ मेंबर ऑफ फाइलम। तो किस फाइलम का मेंबर है ये हमको बताना है। तो चलो एक एक करके हमें बात करते हैं। पहला है एनेलिडिया। जो एनेलिडिया होता है ये एक तरह का फाइलम होता है, जनरली मिलते हैं। ये जो रिंग वॉर्म है आपका, रिंग वॉर्म इसका एग्जाम्पल है, सेगमेंटेड वॉर्म है। तो जैसे अर्थ वॉर्म है, रैग वॉर्म है, लीचेज है, रिंग वॉर्म नहीं रैग वॉर्म, और जो लीचेज है वो इसमें आते हैं। ये बायोलेक्ट्रिकल सिमेट्री होती है इनकी बॉडी पर, ट्रायोब्लास्ट होते हैं, मैंने 3 जर्मिनल लेयर होती हैं। फिर बात करते हैं पॉलीफेरा के बारे में। तो यहाँ पे हमने बात की मेनली जो स्पॉन्जेस होते हैं, तो टेप वॉर्म इसके अंदर नहीं आता है। फिर आता है नीमेटोडा। नीमेटोडा जो होते हैं ये स्मॉल एंड सिलेंड्रिकल कीड़े होते हैं, स्मॉल और सिलेंड्रिकल वर्म होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, फॉर एग्जांपल राउंड वर्म, ठीक है। तो ये भी नहीं है। टैब वर्म है वो है प्लेटी हेलमिन्स। क्या है, प्लेटी हेलमिन्स है, ये फ्लैट होते हैं, एग्जिबिट करते हैं बायोलेटरल सिमेट्री में, और 3 तरह के इन पर क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दे आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। और और क्या करते हैं, बॉडी कैविटी नहीं मिलती। तो टैप वॉर्म किस में आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थ में। इस तरह से कुछ टेप वॉर्म ऐसे इस तरह से पड़े होते हैं, टेप की तरह से लगते हैं, सफेद सी पट्टी सी जो होती है। फिर आती है 34, एलिफेंट टीएसएस डिसीज। जो एलिफेंट टीएसएस डिसीज है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो किसके थ्रू होती है वो हमको यहाँ पे बताना है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ब्यूचेरिया, ठीक है, इनका पूरा नाम है ब्यूचेरिया बेन
bancrophity is a human parasite roundworm. Wisteria bancrophity जो है वो human parasite roundworm है, that is major cause of the lymphatic filariasis. It left untreated, the infection can develop into the chronic disease called the elephantiasis. तो यहाँ पे बिचेरिया आएगा. फिर आता है 35. ट्रू कॉलम अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, जो ट्रू कॉलम था, नॉट कॉलम, ट्रू सिलोम. ठीक है, ट्रू सिलोम जो अपीयर था फर्स्ट टाइम वो किस में था? तो सिलोम का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ सिलोम इज कैविटी, खाली जगह. मेनली फाउंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. कहाँ मिलती है? मेनली डाइजेस्टिव ट्रैक में मिलती है. ठीक है, और ये लाइंड होती है किसके? इस पे लाइनिंग किसकी होती है? लाइनिंग होती है मीजोडर्म की. किसकी होती है? मीजोडर्म की. तो चलो बात करते हैं ट्रू सिलोम किस में मिलता है, या ट्रू कैविटी किस में मिलती है, वो भी डाइजेस्टिव ट्रैक में. मोलस्का के बारे में बात करें तो सिलोम प्रेजेंट बट रिड्यूस फॉर्म में. पूरी तरह से सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, पूरी तरह से कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है. इनमें क्या होता है? आधे तरीके से होता है, हेमीसिलोन प्रेजेंट होता है. तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा. नीमोटोडा के बारे में बात करें तो जो सिलोम होता है प्रेजेंट होता है, लेकिन रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, साथ ही एस्केरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ना कि डाइजेस्टिव ट्रैक में. किसमें होता है? एस्केरेटरी ट्रैक में होता है. तो नीमोटोडा भी गलत हो जाएगा. उसके बाद हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में. डी वाले पे आ जाते हैं. सिलोम प्रेजेंट होता है लेकिन रिड्यूस फॉर्म में होता है, और वो भी क्या होता है? एस्केरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है. तो ये भी गलत हो जाएगा. एनिलीडा यहाँ पे सही आंसर है, क्योंकि एनिलीडा जैसे अर्थवॉर्म है, रैगवॉर्म है, इनके अंदर ट्रू सिलोम मिलता है, जो बॉडी कैविटी होती है. तो ये जो सिलोम होता है इनके अंदर वो प्रोवाइड करवाता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी वर्क्ड बाय दी, सो दैट इज नोन एज अ ट्रू सिलोम. तो यहाँ पे एनिलीडा सही ऑप्शन आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करते हैं. आई नो कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है. टोटल 47 क्वेश्चन यहाँ पे हम 36 पर है. 36 है आर्थ्रोपोडा कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय. जो आर्थ्रोपोडा है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जो आर्थ्रोपोडा है वो एनिमिलिया का एक क्या है? फाइलम है. दैट इंक्लूड द इनवर्टिब्रेट्स. इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें इनवर्टिब्रेट प्रेजेंट है, हैविंग अ सेगमेंटेड बॉडी. और इसमें ऐसे एनिमल है जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में बटी होती है. इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है विद एक्सटर्नल सेगमेंटेशन. और इसमें एक्सोस्केलेटन होता है जो इनको बाहर से बचाता है. एक्सोस्केलेटन यहाँ मिलता है मेड अप बाय द रिजिड काइटिन, जो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है. और जॉइंट होता है यहाँ पे ये किससे? अपेंडेजेस से. दिस इज जॉइंट विद द अपेंडेजेस, अ स्मॉलर और लेस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग लार्जर. तो जो आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दी है आपको. इनवर्टिब्रेट सेगमेंटेड बॉडी, एक्सोस्केलेटन भी मिलता है जो काइटिन का बना होता है, और अपेंडेजेस भी यहाँ पे मिलती है. तो जॉइंट लेग्स हैं इसमें, जॉइंटेड अपेंडेजेस भी है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन भी है. तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करते हैं. इन द पिला द गैस्ट्रोपोड मोलस्क द ऑर्गन ऑफ द लोकोमोशन इज. जो गैस्ट्रोपोड मोलस्कस होते हैं पिला में, वो उसका जो लोकोमोशन के लिए मतलब चलने के लिए जो ऑर्गन होता है क्या होता है? तो गैस्ट्रोपोड्स के बारे में बात करते हैं. तो इसमें कैटेगरी आती है स्नेल्स एंड स्लग्स की. इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. पहला होता है विसेरल मास, माने कि बॉडी मास. दूसरा होता है मेंटल का क्या काम है? ये कैविटी है जो आसपास गिल्स होते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. फिर है फुट का काम क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन है. और फिर है हेड. तो यहाँ पे लोकोमोशन के लिए पूछा गया है मोलस्का के अंदर, गैस्ट्रोपोड मोलस्का के अंदर. तो बी फुट सही आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करते हैं. स्टारफिश बिलोंग्स टू विच फाइलम. जो स्टारफिश है वो किस फाइलम से बिलोंग करती है? तो इसके बारे में हम क्वेश्चन नंबर 30 में पहले भी बात कर चुके हैं. जो अगर मैं मोलस्का के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एग्जाम्पल स्नेल्स आते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा. सिलेंट्रेटा के बारे में बात करूं तो ये भी आपका कैसा आ जाएगा? एकदम गलत आंसर आ जाएगा. सिलेंट्रेटा में भी नहीं होती है स्टारफिश. फिर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, किसके बारे में बात करते हैं? आपके आर्थ्रोपोडा एंड एकिनोडर्मेटा के अंदर. तो एकिनोडर्मेटा के अंदर स्टारफिश आती है,
जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि मेनली यहाँ पे फाउंड होता है एक्वेटिक एनिमल हैबिटेट के अंदर, ठीक है, सिलेंट्रेटा में नहीं होते, और आर्थ्रोपोडा के अंदर भी यहाँ पे हमको देखने के लिए नहीं मिलते। तो स्टारफिश बिलोंग करती है फाइलम एकेनोडर्मेटा के अंदर। तो बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फिर आता है 39, एकेनोडर्म्स है। एकेनोडर्म्स क्या है, जैसे कि स्टारफिश मैंने अभी इसका एग्जाम्पल बताया है ना। तो एकेनोडर्म्स क्या है, वाटर वस्कुलर सिस्टम है, या कैनाल सिस्टम है, या जेट प्रोपल्शन है, या बुक लंग्स है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो बुक लंग्स है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, दिस इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कॉमनली जो फाउंड होता है ये आर्कनिट्स में होता है, स्पाइडर या इसका स्पाइडर या स्कॉर्पियन होते हैं उनके अंदर होता है। फिर आता है जेट प्रोपल्शन, इट इज अ कॉमन लोकोमोटिव प्रोसेस इन दी ऑक्टोपस और स्क्विड्स। वो पानी भर लेते हैं, वे पानी निकाल के आगे लोकोमोशन करते हैं। फिर कैनाल सिस्टम के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो ये जो कैनाल सिस्टम होता है ये फाउंड होता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के एग्जांपल स्पॉन्जेस हैं, तो एकेनोडर्मेटा में नहीं आएगा, ये हम स्टारफिश के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ऑर्गन्स के बारे में। तो जो फाइलम आपका एकेनोडर्मा है उसके अंदर जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है ये एकेनोडर्मेटा में मिलता है। जैसे सी कुकुम्बर हो गए, स्टारफिश हो गए, इनके पास ट्रू फीट होते हैं, ये मस्कुलर टाइप ऑर्गन होता है। जैसे ही आगे बढ़ना होता है ये पानी को अपने अंदर विड्रॉ कर लेते हैं, फिर पानी को एक थर्स्ट के साथ छोड़ते हैं जिससे कि ये आगे चल पाए। तो एकेनोडर्म के अंदर क्या होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है फाइलम कॉर्डेटा। जो फाइलम कॉर्डेटा है इज नेम्ड आफ्टर द अकरेंस ऑफ, जो फाइलम कॉर्डेटा है इसका नाम किसकी अकरेंस के बाद रखा गया था। तो ये चीज हमको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए अगर बात करते हैं नॉन, पहला है नोटोकॉर्ड। क्या है, नोटोकॉर्ड, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। ये जो ओरिजिनेटेड हुए हैं नोटोकॉर्ड, ये हुए मीजोडर्म से। किससे हुए हैं, मीजोडर्म से। और ये मीजोडर्म्स के बाद क्या है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम भी होता है। क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम भी होता है। तो जो फाइलम कॉर्डेटा का जो नाम है वो एक्चुअली नोटोकॉर्ड के अकरेंस से मिला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोटोकॉर्ड। 41 के बारे में बात करते हैं। इन हायर कॉर्डेट्स, जो हायर कॉर्डेट्स हैं, नोटोकॉर्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। तो हायर कॉर्डेट के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो किस में ट्रांसफॉर्म हुई है, क्योंकि ये देखिए वर्टिबल कॉलम बनाता है ना नोटोकॉर्ड, तो ये नोटोकॉर्ड किस में ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, ऑब्वियसली वर्टिबल कॉलम में ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है। फिर 42 है, बेलेंगो ग्लोसस बिलोंग्स टू दी हेमिकॉर्डेट विच फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। जो बोलेन गोलोसस है वो किससे बिलोंग करता है, इट्स बिलोंग्स टू हेमिकॉर्डेट। तो वे कनेक्टिंग लिंक है किस किस के बीच में, तो जो बोलोंग ये बेलेनोग्लोसस बिलोंग्स टू द हेमिकॉर्डेटा विच फॉर्म अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो बेलोनग्लोसिस इज कंसिडर्ड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ये जो कॉर्डेट्स हैं और नॉन कॉर्डेट्स हैं इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक्स है, एज इट शोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ फाइलम। For example, it shows the presence of notochord and the pharyngeal slits, which is characteristic of the chordata. It shows the presence of the heart, which is dorsal, just like the non-chordates. So it is the connecting link between the non-chordates and chordates. तो 42 का डी वाला ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। 43 के बारे में बात करते हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन अक्करिंग। जो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन है वो किस में होते हैं, तो जो लेटरल लाइन इज अ सेंसरी सिस्टम that allow fishes to detect weak water motion and pressure gradient। तो ये ऑब्वियसली फिश में मिलते हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन है जो कि उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं वाटर मोशंस को। तो यहाँ पे जो 43 का जो सही आंसर आएगा, फिश के अंदर भी होता है, एम्फीबियन लार्वा के अंदर भी ये मिलता है, रेप्टाइल्स के अंदर भी मिलता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा 43 का वो डी आएगा। ये मिलता है आपका, रेप्टाइल्स के अंदर नहीं मिलता क्योंकि तो स्नेक्स और लिजर्ड वगैरह होते हैं, वाटर के अंदर नहीं होते। एम्फीबियन लार्वा लैंड पर भी होता है और वाटर में भी होता है। तो फिश एंड एम्फीबियन आएगा, तो बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44, ये लास्ट पेज है इस वीडियो का। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। थोड़ी डीप स्टडी की यहाँ पे जरूरत पड़ती है।
क्वेश्चन नंबर 44 है, इन दी लंग्स फिशेज हार्ट इज हाउ मेनी चैम्बर। अगर हम यहाँ पे लंग फिशेज के बारे में बात करें तो जनरल जो फिशेज होती हैं वो 2 चैम्बर्ड होती हैं, लेकिन जो लंग फिशेज हैं वो स्पेशल कैटेगरीज में आती हैं। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिश और एम्फीबियंस के। फिश वो होती है जो पानी के अंदर रह सके, एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी और लैंड दोनों पे रह सके। तो जो लंग फिशेज हैं जिनके अंदर लंग्स मिलते हैं सांस लेने के लिए, वो इन दोनों के बीच के कनेक्टिंग लिंक है। तो जो एम्फीबियन रिप्रेजेंट करते हैं उनके अंदर जो हार्ट होता है, जिनके अंदर लंग्स है एम्फीबियंस के अंदर और जिनके अंदर हार्ट है, वो 3 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, तो वैसे जनरल फिशेस के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन लंग फिशेस के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, क्योंकि ये फिशेस और एम्फीबियंस के बीच की कड़ी है। क्वेश्चन नंबर 45, द स्किन इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स इन। डिवॉइड माने जिनके अंदर स्केल्स नहीं मिलते हैं। जैसे आपने स्नेक वगैरह देखे होंगे उसके ऊपर स्केल्स मिलते हैं, तो किसमें नहीं मिलते हैं? इज इट कार्टे कार्टिलेजिनस फिशेस। तो जो कार्टिलेजियस फिशेस होती हैं वो कार्टिलेज की बनती हैं, और इनके ऊपर जो स्केल्स जो होते हैं वो भी कार्टिलेज के ही होते हैं, तो ये तो सही नहीं है। बॉनी फिशेस जो होती हैं इनके ऊपर भी स्केल्स मिलते हैं, जो कि किसके बने होते हैं? साइक्लॉइड स्केल्स कहलाते हैं। इस तरह से जो स्केल्स मिलते हैं ना, दिस इज नोन एज साइक्लॉइड स्केल, जो कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये भी सही आंसर नहीं है। सॉरी, स्केल्स है तो ये सही आंसर नहीं है। हमें तो ये बताना जिसके अंदर स्केल्स नहीं है। रेप्टाइल्स तो स्नेक्स वगैरह के ऊपर होता है ना, बने होते हैं आपके स्केल्स, ये तो हमने अभी भी बताया, जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये भी नहीं है। एम्फीबियन जैसे फ्रॉग है, इसके ऊपर तो बिल्कुल सॉफ्ट स्किन होती है, क्योंकि स्किन से ही रेस्पायर करते हैं। अगर स्केल्स होंगे तो रेस्पिरेशन में इनको क्या होगा? प्रॉब्लम होएगा। तो एम्फीबियन वो होते हैं जिनके अंदर स्केल्स डिवॉइड होते हैं, माने कि नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अ वेरी लॉन्ग स्टिकी टंग, एक लंबी सी जीभ होती है और कलर चेंज कर सकते हैं। क्या गार्डन लिजार्ड कर सकती है? छिपकली, गार्डन में मिलली नहीं। कैमेलियन का मतलब होता है, कमेलियन का मतलब होता है गिरगिट। तो गिरगिट के बारे में तो सभी जानते हैं, कितना रंग बदलता है, लंबी जीभ भी होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा बी। फिर आता है 47, डक बिल्ड प्लेटिपस एंड इकेडिना आर। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। प्लेटिपस, जो डक बिल्ड प्लेटिपस है और एकिडना है, आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कैसे हैं? दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल है ये। तो दे बिलोंग टू मैमेलिया, किससे? मैमल से बिलोंग करते हैं। एंड मैमेलिया है तो मेमरी ग्लैंड होंगी इसमें, जो कि मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? मिल्क प्रोड्यूस करेंगे अपने यंग वंस के लिए। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे? ले करेंगे एग्स को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो आ जाएगा, डक बिल्ड प्लेटिपस एंड एकेडिना क्या है? ले एगिंग मैमल्स हैं। तो बच्चों का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्रॉब्लम्स को कमेंट में बताएं, एप्रिसिएशन भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।